नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कहते हैं दुश्मन पर चोट वहां करो जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो, और चीन के लिए वो वीक स्पॉट है उसका बाजार यानी अर्थव्यवस्था। ये सही है कि फ्रंटलाइन पर हम मुकाबला कर रहे हैं, सैन्य तौर पर हम उसे जोरदार जवाब दे रहे हैं, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर हिंदुस्तान का पलटवार सैन्य मोर्चे पर भी नतीजे जरूर दिखाएगा। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत हैं जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपके सम्मान, आपके परिवार के सम्मान और भारत माता की सुरक्षा को देश सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। ये पलटवार है मेड इन इंडिया। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। ये प्रहार है मेड इन इंडिया। ये नहीं हो सकता है कि जो देश हमारे सैनिकों को मार तो उसी के देश में हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। चीन को तिल तिल तड़पाने वाला ये बहिष्कार है मेड इन इंडिया। भारत अपनी सीमा पर आंख में आकर बात करना भी जानता है, और भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए भारत डिजिटल स्ट्राइक करना भी जानता है। चीन चाहता है दुनिया में सुपर पावर का दर्जा, पर उसकी हैसियत दो कौड़ी की नहीं है। Following the arrival of the plague from China, that's what it is. It's a plague, and it should have never happened. China should have never let that happen, but China did allow it to happen. चीन चाहता है कोई उसे चुनौती न दे, पर अब देश तो दूर, भारत का एक आम आदमी भी सीना ताने उससे भिड़ रहा है। चाइना अपनी आदतों से सुधर जाए। ये 62 का हिंदुस्तान नहीं है, 2020 का हिंदुस्तान है। हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग सहर्ष देश की सेवा के लिए अभी भी तत्पर हैं और तैयार हैं। भारत ने मर्ज के सिम्टम देखकर इलाज का नुस्खा तैयार किया है, और इसीलिए प्रहार किया है उस जगह पर जहां चोट लगने पर चीन खुलकर कराह भी नहीं पा रहा। भारत और चीन संपर्क में है और तनाव घटाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से बातचीत कर रहे हैं। किसी पक्ष को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे इस समय मुश्किल परिस्थिति बने। कान खोलकर सुन ले चीन, ये हुंकार है मेड इन इंडिया। अपनी गवर्नमेंट ने जो भी फैसला लिया है, कुछ ना कुछ तो अपने लिए हित के लिए भी लिया होगा। कहीं ना कहीं हमें अच्छा फील हो रहा है कि ये चाइनीज का हम बहिष्कार कर रहे हैं, चाइना ऐप का बहिष्कार कर रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चीन भारत को डराने की कोशिश करता रहा है, कभी युद्ध की बात करके, कभी 1962 वाले अंजाम की बात करके। इसे आप वॉर साइकोलॉजी या युद्ध का मनोविज्ञान कह सकते हैं, जिसमें चीन ऐसा सोचता है कि भारत अगर ये समझेगा कि इसका परिणाम युद्ध हो सकता है तो वो अपने फैसलों पर पुनर्विचार करेगा। लेकिन आज का हिंदुस्तान न तो धमकियों से डरता है, न चीन की इन गीदड़ भभकियों से, और न ही अगर अंतिम विकल्प युद्ध हो तो उससे। बॉर्डर रोड इनिशिएटिव पर भारत के रुख से नाराज है चीन।
अमेरिका से भारत की बढ़ती हुई नजदीकियों से नाराज है चीन। भारत शिफ्ट करने को आतुर कंपनियों से बेजार है चीन। भारत की आर्थिक चुनौतियों से घबराया हुआ है चीन। चीन 370 के हटने से बौखलाया। चीन अमित शाह के अक्सई चिन्ह बयान से तिलमिलाया। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को पर चीन की धमकियों से डरकर पीछे हटने की जगह भारत ने चीन पर चौतरफा वार शुरू कर दिया। भारत ने तय किया कि कोई भी चीनी कंपनी हाईवे प्रोजेक्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकेगी, न सीधे तौर पर और न ही जॉइंट वेंचर के जरिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यहां तक कहा कि सरकार ये निश्चित करेगी कि चीनी निवेशक एमएसएमई में निवेश न कर पाए। चीन पर अलग अलग मंत्रालयों का मेड इन इंडिया वार जारी है। संचार मंत्रालय ने बीएसएनएल और एमटीएनएल समेत प्राइवेट कंपनियों को भी चीनी कंपनियों से डील न करने का आदेश दिया है। बीएसएनएल और एमटीएनएल ने मार्च में जारी 4G अपग्रेडेशन टेंडर रद्द कर दिए। खबर है कि ताजा प्रक्रिया में चीनी कंपनियों को शामिल ही नहीं किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने पिछले महीने ही बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया था। हम लोग भी ये प्लेज लेते हैं कि जो भारत में बनता है सामान वो खरीदेंगे, ये नहीं कि चाइनीज सामान। कन्वेंशनल पावर सिस्टम में सभी चीज़ बनते हैं, लेकिन फिर भी सस्ते दाम पर वो यहाँ पर डंप कर रहा है, उसको हम बंद करेंगे। भाई सिक्योरिटी थ्रेट, उसको हम बंद करेंगे। नंबर 1, हम उसमें प्रायर रेफरेंस कंट्रीज़ का लिस्ट बना रहे हैं, जिसमें चीन है का लिस्ट है, जिसमें चीन है जो हमारे दुश्मन या पॉसिबल दुश्मन का देश है। वहाँ से हम कुछ सामग्रियों का इंपोर्ट एकदम नहीं करेंगे। मंत्रालयों से परे राज्य सरकारों ने भी बढ़ चढ़कर चीन पर मेड इन इंडिया हमला बोला है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने चीनी फर्म CRRC की बोली को ही अयोग्य घोषित कर दिया। बिहार सरकार ने नए गंगा ब्रिज के निर्माण के करार को रद्द कर दिया क्योंकि 4 में से 2 कॉन्ट्रैक्टर्स के चीनी पार्टनर थे। हरियाणा सरकार ने यमुनानगर और हिसार में 2 पावर प्लांट के लिए चीनी कंपनियों को दिए गए करार रद्द कर दिए। मुंबई की MMRDA ने मोनोरेल से जुड़ी एक बोली प्रक्रिया को रद्द कर दिया क्योंकि दोनों बोली चीनी उत्पादकों ने लगाई थी। महाराष्ट्र ने फिलहाल किसी भी तरह के चीनी निवेश को होल्ड पर रख दिया। पूरी तरह से निर्णय लिया है कि हम किसी भी हाल में चाइनीज प्रोडक्ट को नहीं इस्तेमाल करेंगे, उनके कंपोनेंट नहीं लेंगे। हम अपने बनने वाले प्रोडक्ट में जो कंपोनेंट चाइना से लेते थे उसकी जगह हम लोग ताइवान या कोरिया या जापान या अदर किसी कंट्री का ले लेंगे, लेकिन चाइना का प्रोडक्ट अपनी आइटम में नहीं लगाएंगे। साथ साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी कंपोनेंट्स हम लोग चाइना से लेते थे उनको लोकलाइज करें। साफ है, हिंदुस्तान रिश्तों में स्पष्टता चाहता है। जो देश सरहद पर दुश्मन बनकर हमसे खून का खेल खेलेगा, उस देश को भारत में दोस्त की तरह एंट्री कतई नहीं मिल सकती। इसे हिंदुस्तान का बिना रक्त वाला युद्ध यानी ब्लडलेस बैटल कह सकते हैं, जहां पर चोट भी है दुश्मन पर लेकिन खून नहीं बह रहा है। इसके बावजूद चीन को इतना दर्द क्यों महसूस हो रहा है? तो समझिए कि 59 चीनी ऐप्स को बैन करने का जो फैसला था वो चीन पर कितना भारी पड़ रहा है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि बाइटडांस, जो कि मदर कंपनी है सिर्फ एक बैंड ऐप की यानी टिकटॉक की, उसे $6 बिलियन का नुकसान हो सकता है। यह भारत की डिजिटल स्ट्राइक है जिसमें चीनी कंपनियों को लहूलुहान करने का दम है, क्योंकि भारत का बाजार ही ऐसा है कि पूरी दुनिया हमें ललचाई आंखों से देखती है। पक्का विश्वास है कि अगले कुछ हफ्ते और महीनों में जितने भी जो भी ये वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आएंगे और बहुत ही बढ़िया एप्स बनाएंगे। जितने सारे हमारे यूजर्स हैं और जितना बड़ा हमारा ये इंडस्ट्री बन सकता है, ये मौका शायद दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और जितने मेरे एंटरप्रेन्योर भाई लोग हैं, मैं उन सब से निवेदन कर रहा हूं कि आगे बढ़ें और इस अपॉर्चुनिटी का, इस क्राइसिस में, हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी आती है, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और अपने देशवासियों के लिए अपनी संस्कृति से जुड़े हुए ऐप बनाइए जो कि आज नहीं कई सालों तक चलेंगे। भारत की मोबाइल ऐप अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है।
मोबाइल ऐप इकोनॉमी के मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर है। भारत में 120 करोड़ फोन यूजर्स हैं, 63 करोड़ 60 लाख से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। मोबाइल ऐप्स के डाउनलोड के मामले में भारत चीन के बाद नंबर 2 पर है, लेकिन मोबाइल ऐप्स डाउनलोड की ग्रोथ के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। 2016 में भारत की मोबाइल ऐप इकोनॉमी 1,40,000 करोड़ रुपए की थी, जो 2020 में 18 लाख करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच सकती है। गूगल प्ले स्टोर के लिए भारत 2016 से ही सबसे बड़ा बाजार है। गूगल प्ले स्टोर से भारत के लोग हर महीने 100 करोड़ से ज्यादा ऐप इंस्टॉल करते हैं। 2020 के अंत तक भारत के जीडीपी में इंटरनेट का योगदान 7.5% हो जाएगा और इसमें भी आधा हिस्सा ऐप्स का होगा। 2016 में इंटरनेट का जीडीपी में योगदान 5% था। भारत की जनता की निजता के ऊपर, भारत की जनता की डेटा की चोरी के ऊपर, भारत की जनता के डेटा को भारत से बाहर भेजने के किसी कार्रवाई पर हम बहुत सख्त हैं। भारत की जनता के डेटा की सुरक्षा पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा, इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत ने चीन की सबसे बड़ी डिजिटल पूंजी पर हमला कर दिया। चीन ने अमेरिका से बीते दशक में कोल्ड वॉर छेड़ा, तब उसकी टेक कंपनियों को अपने बाजार से बाहर कर दिया था। अब जब एलएसी पर चीन भारत से तनातनी बढ़ा चुका है, तो भारत ने उसकी ही शैली में जवाब दिया है। लोगों की भावना थी ऐसी कि इनको बैन कर दिया जाए, और खासकर ये चीज़ें नॉन एसेंशियल थी, इनके बिना भारतीय सरवाइव कर सकते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं आगे भी और एक्शन होगा, जो खासकर जो बड़ी कंपनियां जिनकी हिस्सेदारी है चाइना में हमारी भारतीय कंपनियों के साथ, उस पर भी बैन लगाया जाए, क्योंकि वो चाइना की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उस पर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। ये भी समझिए कि सुरक्षा की दृष्टि से ये क्यों जरूरी था। थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF के एक रिसर्च पेपर के अनुसार चीन के नेशनल इंटेलिजेंस लॉ का आर्टिकल 7 कहता है कि सभी संगठन और नागरिक कानून के मुताबिक राष्ट्रीय खुफिया प्रयासों का समर्थन करेंगे और सहयोग देंगे। ORF के अनुसार इसका मतलब यह है कि चीनी कंपनियां और नागरिक चीन के खुफिया एजेंसियों की मदद के लिए कानूनी तौर पर बाध्य हैं। चीन के इसी NIL कानून का आर्टिकल 9 कहता है कि जो नागरिक और संगठन राष्ट्रीय खुफिया प्रयासों में बड़ा योगदान देता है, उसे चीन की सरकार अवार्ड और प्रशंसा देती है। हालांकि चीन अब सफाई देता फिर रहा है। The Chinese government always asks the Chinese businesses to abide by international rules and local laws and regulations in their business cooperation with foreign countries. And the Indian government has a responsibility to uphold the legitimate and legal rights of the international investors, including the Chinese ones. चीन को लगा था भारत सरहद पर अतिक्रमण का जवाब केवल सरहद पर ही देगा, लेकिन हम एक एक करके उसकी हर हद नाप रहे हैं। यह है पलटवार मेड इन इंडिया। चीन को एहसास है कि उसने भारत से गलत पंगा ले लिया है। सियासत चाहे आपको जो भी तस्वीर दिखाए, लेकिन हकीकत तो यह है कि चीन को इस आर्थिक वार से नुकसान हो रहा है, दर्द हो रहा है। अब देखिए मेड इन इंडिया कूटनीति से कैसे त्राही त्राही करने लगा है चीन। अमेरिका, today in India, the world's most populous democracy. फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, इजराइल, ऐसे देशों की सूची बहुत लंबी है जो संकट के इस समय में खुलकर हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। The PLA has escalated border tensions. We see them today in India, the world's most populous democracy.
We watch as it militarizes the South China Sea and illegally claims more territory there, threatening vital sea lanes, a promise it broke again. But the CCP isn't just a rogue actor in its own neighborhood. If it was, we might think differently about it. It impacts us all. कूटनीति की ढेरों कहानियां गोपनीयता में दब कर रह जाती हैं। चीन दुनिया में कोरोना बांटता रहा, भारत बांटता रहा प्यार। इसीलिए आज जब चीन हमारी भूमि पर अतिक्रमण करना चाहता है तो हमारे दोस्त देश हमारे साथ खड़े हैं। फ्रांस की रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अमेरिका ने न सिर्फ संवेदनाएं जाहिर की बल्कि हर विवाद में भारत का पक्ष लिया। यहां तक कि चीन को एशिया के बाकी देशों के लिए खतरा बताते हुए इस क्षेत्र में अपनी फौज की तैनाती बढ़ाने तक की बात कह दी। भारत में जापान की राजदूत ने गलवान की घटना पर भारत से एकजुटता दिखाई तो जर्मनी ने भी गलवान के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बात इतने पर ही नहीं रुकती है। क्योंकि चीन की फितरत ही विश्वासघाती है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चालाकी करता रहता है। हांगकांग में जिस तरह के दमन में वो लगा है, उसने इंग्लैंड को बेचैन कर दिया। इंग्लैंड की कड़ी प्रतिक्रिया से परेशान चीन ने उल्टा कोतवाल को ही कटघरे में खड़ा करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ कदम उठाने की धमकी दे दी। लेकिन भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इस लिहाज से मुद्दे को उठा दिया कि हांगकांग में भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। अब बचा एक पाकिस्तान, तो उसने कराची में हुए आतंकी हमले का इल्जाम भारत पर लगाते हुए चीन से गुहार लगाई थी। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ एक प्रेस स्टेटमेंट तैयार किया, पर अमेरिका और जर्मनी ने उसकी एक नहीं चलने दी। चीन ने जब गलवान में झड़प की तो उसे भी एहसास नहीं था कि भारतीय सेना की तरफ से ऐसा पलटवार उसे देखने के लिए मिलेगा। दरअसल उसके जहन में या तो 1962 की जीत का अहंकार रहता है या फिर आम दिनों में भारतीय सेना का नजर आने वाला संयम। लेकिन यह प्रहार भी मेड इन न्यू इंडिया था। गलवान हमारे वीरों के अमर बलिदान की कहानी, हमारे वीरों के पलटवार की कहानी। ये कहानी चेतावनी है हर उस दुश्मन को जो भारत की पवित्र भूमि की ओर निगाहें उठाकर देखने की गलती करता है। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। जैसे जैसे गलवान की आधी रात का सच दुनिया के सामने आ रहा है, चीन के पस्त हौसलों की वजह समझ में आ रही है। कहा सुनी हुई, तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लग गई। उन्होंने क्या रख रखा था किसी को नहीं। पहला ख्याल जो सबके मन में आएगा, उन्होंने आग लगाई, ऐसा ही है ना। तो उसके अंदर वहां पर झड़प, और इस झड़प के अंदर हमारे लोग चीनियों के ऊपर हावी हुए। तो जो कुछ भी वहां पर हुआ, चीनी सैनिक ये सोचकर आए थे कि वो हमारे लोगों पर हावी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस जगह पर डट कर खड़े हैं हमारे वीर, वो कोई आसान जगह नहीं। 17,000 फीट की ऊंचाई,
बर्फीली हवाएं, माइनस का तापमान और सामने चीन जैसा दुश्मन। इसीलिए भारत अपनी तैयारियों में कोई कोताही नहीं कर रहा। हिंदुस्तान के हाथ कभी कमजोर नहीं रहे, अब तय है कि हथियार भी कमजोर नहीं पड़ेंगे। हम लोग काबिल हैं अपनी रक्षा करने के लिए। दूसरा, आज हमारी आर्मी को पिछले 5-6 दशकों में जो एक्सपीरियंस है, हमारे सोल्जर्स अब बड़े कॉम्बैट हार्डी हैं। तो अब ये कोई ना समझे, ना चाइना, ना इंडिया, ना दुनिया समझे कि ये अब 1962 जैसी हालत हो सकती है। सो इंडिया इज नो पुश ओवर। जब भी चाइना ने कोशिश की है एक किस्म से अपनी आंखें दिखाने की, तेवर दिखाने की, तो इंडिया अडिग रहा है बिना ज्यादा हिस्ट्रियोनिक्स के, बिना ज्यादा जिंगोइज्म के। हम लोग, चाहे वो डोलम रहा हो, चाहे वो तेपसंग चूमर रहा हो, चाहे आज, हम अपने रेजोल्यूट रहे हैं। भारतीय सैनिकों के लिए खास वाटरप्रूफ वर्दी हासिल की जा रही है, जो गलवान घाटी जैसी बर्फीली ठंड से भी बचाए और पानी में भीगने से भी। पेंगोंग झील के लिए 1 दर्जन तेज रफ्तार इंटरसेप्टर बोट्स हासिल किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने रूस से 33 नए फाइटर विमान हासिल करने को हरी झंडी दे दी है। इसमें 12 Su-30 MKI और 21 MiG-29 शामिल हैं। साथ ही 59 मौजूदा MiG-29 को अपग्रेड भी किया जा रहा है। 38,900 करोड़ रुपए के एक्विजिशन यानी हथियारों के अर्जन का प्रस्ताव पास हो गया है। इनमें से 31,130 करोड़ रुपए के हथियारों की आपूर्ति भारत से ही होगी। इसमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, BMP कॉम्बैट व्हीकल अपग्रेड शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने एयरफोर्स और नेवी के लिए 248 अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को भी क्लियर किया है। इसके साथ ही बालाकोट में आतंक के अड्डों को तबाह करने वाले स्पाइस बॉम्ब भी बड़ी संख्या में हासिल किए जा रहे हैं। भारतीय सेना के शौर्य का पूरा डोज चीन को मिला है। ये इस बात से भी जाहिर हो रहा है कि वो डर के मारे अपनी सैनिकों की संख्या को बढ़ा रहा है, उन्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने के लिए एक्सपर्ट्स को बुला रहा है। चीन को भी मालूम है कि युद्ध बहुत महंगा सौदा होगा, लेकिन अब वो एक ऐसी जगह पर फंस गया है जहां आगे कुआं पीछे खाई है। चीन से मुकाबला केवल सरहद पर नहीं होना चाहिए। आखिर भारत के बड़े बाजार का फायदा चीन को क्यों मिले, जो सरहद पर हमारा रक्त बहाने के लिए आतुर रहता है? पलटवार मेड इन इंडिया इन सारी चीजों का ख्याल रख रहा है। चीन ने लाख जतन किए कि भारत उसके महत्वाकांक्षी बेल्ट रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाए, लेकिन भारत ने मानना तो दूर, उसका विरोध किया। कई लोग 2017 में हुए डोकलाम विवाद को बेल्ट रोड इनिशिएटिव पर भारत के विरोध से जोड़ रहे हैं। चीन ने सोचा था उसकी दबंगई चल जाएगी, लेकिन भारत ने उसकी एक न सुनी। उल्टा धारा 370 को हटाते हुए पीओके के साथ साथ चीन के अवैध कब्जे वाले हिस्से अक्सई चिन पर भी रुख साफ साफ रख दिया। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है, और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। चीन की ओर से बहुत धमकियां आई, लेकिन भारत ने तय कर लिया था कि हमारी जमीन पर हम क्या करते हैं ये केवल हम तय कर सकते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगते हुए इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को रफ्तार दी गई। दरअसल भारत और चीन के बीच 1988, 1993, 1996, 2005, 2012 और 2013 में 6 द्विपक्षीय समझौते किए गए, लेकिन LAC विवाद को सुलझाने को लेकर इसमें कुछ नहीं था। 2013 में जब चीनी डेप्सांग में घुसपैठ कर रहे थे, तब भी इसे यह कहकर टाल दिया गया कि LAC को लेकर चीन की समझ अलग है,
चीन इसका गलत फायदा उठाता रहा। Whatever one might say about the Chinese style and format, I think that I would rather that we preserve and continue with the Indian style and format. Drawing historical references and allusions is not very helpful. We are dealing with it in real time, and I believe that whatever is called for necessary is being done. आजादी के बाद से ही भारत में सीमावर्ती इलाकों में विकास कार्य बहुत धीमी गति से आगे बढ़े। 1962 के युद्ध के बाद इसकी जरूरत समझने के बावजूद विकास नहीं हुआ, लेकिन आज तस्वीर बदली है। भारत के इसी नए आक्रामक रूप को देखकर चीन आजकल टकराव की ज्यादा कोशिशें करता है। Durbuk, Shok and Daulat Beg Oldi road is a strategic important road for India, and we have inducted in 2015 50 BRTF, which is solely looking after construction of this road. We are following new technology like cementitious base and sub base, and to enhance our speed of construction. And similarly, we are going in for class 70 equipment bridges, so that bridges can be launched and connectivity can be given fast at the fastest. अरुणाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल और लद्दाख के 27 जिलों में विकास कार्य को अतिरिक्त रफ्तार देने का फैसला किया गया है। DSDBO रोड का काम फुल स्पीड से जारी है। साल 2020-21 के लिए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 784 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। भारत ने सीमावर्ती इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने की कवायद भी शुरू कर दी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगते हुए इलाके हैं, वहां पर भी मोबाइल टावर्स लगाने की बात हो रही है। बहुत लंबा डिमांड था यहां पर और बहुत लंबी लड़ाई यहां पर लड़ी जा रही थी इसके लिए, लेकिन सोचिए कि आज DBO और उसके साथ ही गलवान वैली हर जगह अगर इस तरह की चीजें हों तो क्या होगा। एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो लेके हैं वो हमारे साथ हैं। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये तो सीधे सीधे चुनौती है चीन को। जी बिल्कुल, क्योंकि ये हम पिछले 8-10 साल से वेट कर रहा था कि USOF के तहत मोबाइल सैंक्शन कभी नहीं हुआ था लद्दाख में। तो ये जो 24 मोबाइल टावर और 54 टोटल ले और करगिल दोनों के लिए जो सैंक्शन हुआ, उससे बहुत ज्यादा जो अनकनेक्टेड विलेजेस है वो कनेक्ट हो जाएंगे। जी मतलब हम ये समझें कि जितनी इंपॉर्टेंट सड़कें यहाँ पर बॉर्डर तक बनाना, उतना ही इंपॉर्टेंट कि बॉर्डर के एरिया के लोग कनेक्ट भी हो सकें फोन से। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी यहाँ ले डिस्ट्रिक्ट में और 24 तो सैंक्शन हो गया है, और भी 25-30 और जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हर विलेज में एक मोबाइल टावर जरूरत पड़ता है। यहाँ पे और भी अनकनेक्टेड विलेज बहुत है। चीन को भारत का ये नया रूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। सरकार की मेक इन इंडिया वाली नीति पहले ही चीन को एक चुनौती के तौर पर खटकती थी। उस पर भारत का नया आत्मनिर्भरता वाला मंत्र जो मेक से मेड इन इंडिया की ओर बढ़ रहा है। आपको छू करके, आपको देख करके एक ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, एक प्रेरणा लेकर के जा रहा हूं, और हमारा भारत आत्मनिर्भर बने। दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं, न कभी झुकेंगे। वैसे भी कोरोना की वजह से कई कंपनियां चीन से निकलकर भारत का रुख करना चाहती हैं। कुछ भारत पहुंच गई हैं, कुछ ने बोरिया बिस्तर बांध लिया है और कुछ ने फैसला कर लिया है। चीन के लिए यह आर्थिक स्ट्राइक बहुत भारी होगी। हमारे पास यंग टैलेंट है, हमारे पास इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजिकल और सॉफ्टवेयर के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर जिन लोगों ने महारत हासिल की हुई है। आज आप देखिए, गूगल का हो चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हो, इनको सबको कौन चला रहा है? सब इंडियन चला रहे हैं। तो क्यों नहीं हम अपने देश के लिए बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, और ये बहुत अच्छा आगे जाके लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार होगा हिंदुस्तान के लिए, जिसमें हम की आगे बहुत बड़े विनर नजर आएंगे।
अमेरिका और भारत की बढ़ती नजदीकियों से वैसे भी चीन परेशान था। 19 मई को चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था, चीन और अमेरिका के बीच तनाव भारत को एक मौके की तरह नहीं देखना चाहिए कि वो उद्योगों को अपने यहां शिफ्ट करे, क्योंकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है और विदेशी निवेश पर बहुत पाबंदियां हैं। सही समझिए तो चोट सही जगह पर लगी और ये दर्द झलक रहा है। बस भारत को अपने आक्रामक रवैये को कम नहीं होने देना है। एक महत्वाकांक्षी और सफल भारत चीन की आर्थिक ताकत को चुनौती देने में सक्षम है। चीन यह अच्छी तरह जानता है। यह सच है कि गलवान की घटना उसके सामरिक महत्व से भी जुड़ी है, लेकिन बड़ी तस्वीर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि चीन भारत को अपने ग्लोबल प्लान में एक रोड़े की तरह देख रहा है। पलटवार मेड इन इंडिया की सबसे बड़ी खूबी यह है कि हम चीन से डर नहीं रहे हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं चीन पर वो झंझनाटेदार प्रहार जो देश की जनता ने किया है। ये युद्ध देश की सेना अकेले नहीं लड़ेगी, ये युद्ध समूचे हिंदुस्तान का है। दिल्ली के होटल और रेस्तरां मालिक एसोसिएशन ने तय किया, अब चीनी मेहमानों की नो एंट्री। अभी जो गलवान घाटी में किया है, इसका बहुत ज़्यादा आक्रोश न सिर्फ हिंदुस्तान में है बल्कि हिंदुस्तान के रहने वाले विदेशों में जो लोग हैं उनको भी है। इसका जो विस्तारवादी नीति है उसका हम लोग विरोध करते हैं और उसी विरोध का स्वर जो है हमारा होटल एसोसिएशन में भी है, और जिसके चलते हम लोग चाइनीज टूरिस्ट जो हैं, जो पर्यटक यहाँ आएंगे, उनका बाइकआउट करेंगे। चाइना जो है वो अपनी बहुत मनमानी पे उतर आया है। हम लोगों ने इसके अगेंस्ट बॉयकॉट किया है। जो भी होटलों में चाइनीज प्रोडक्ट है हम लोग इसको बॉयकॉट करते हैं, जैसे कटलरी हो गई, कैटर्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई। और दूसरा, हम लोग इनके गेस्ट को भी अलाउ नहीं करेंगे अपने होटल्स में। टैक्सी एसोसिएशन ने फैसला किया कि चीन के लोगों को सवारी नहीं करने देंगे। एसोसिएशन में डिसाइड किया है कि हम चाइना से जितने भी टूरिस्ट आएंगे उनको हम अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। हम चाइनीज कंपनी की किसी भी कंपनी को हम सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। चाइना की किसी भी कंपनी को जो उससे जुड़े हैं उनको भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 450 तरह के चीनी उत्पादों के बहिष्कार की सूची जारी की, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रहार हुआ वो एक आम हिंदुस्तानी ने किया। हम सब ने संकल्प लिया है कि भारतीय सामान खरीदेंगे, भारतीय ही बेचेंगे। जब से हमारे सैनिक शहीद हुए, हम सभी देशवासियों को बहुत गुस्सा है। हमारे पास कस्टमर खुद आता है और खुद ही कहता है कि हमें चाइनीज माल नहीं चाहिए। वो खुद चेक करता है इस चीज को। यहां तक कि चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा तो खुशी उन लोगों को हुई जो उन ऐप के जरिए स्टार बने थे। अपनी गवर्नमेंट ने जो भी फैसला लिया है, कुछ ना कुछ तो अपने लिए हित के लिए भी लिया होगा, इसलिए सहमत भी हूँ। मेरा बेटा आर्मी में है और मैं चाहती हूँ कि चाइना का कोई भी सामान हो वो बहिष्कार करा जाए। 20 जवान मारे गए, 20 तो मेरी वाइफ और मैं टिकटॉक बनाते थे। हमने आज से प्रतिज्ञा ली कि हम आज से चाइना का कोई भी ऐप यूज नहीं करेंगे। बेसिकली ऐसे जितने भी ऐप्स हों या जितनी भी चीजें अगर हमें अवॉइड करने पड़े तो हम लोग जरूर करेंगे। सामानों से, चीजों से अगर हमारे भारत को नुकसान पहुंच रहा है तो हम लोगों को चाइनीज सामानों से दूर ही रहना बेहतर है।